नमस्कार दोस्तों, हमारी ऐप टीचमेंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास का टाइम हो गया, एक बार सभी को सूचना दे दें। एनाटॉमी अपन स्टार्ट करते हैं आज से। रतनलाल गुजर, हाय, एक बार शेयर कर दें सभी को। दक्षिता, गुड मॉर्निंग। एनाटॉमी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में बीच में अगर आप उठोगे तो बीच में समझ में नहीं आएगा। आवाज क्लियर आ रही है क्या आप लोगों के पास? आवाज सही आ रही है? रतनलाल, आवाज आ रही है? यस, थैंक यू रतनलाल, सेम टू यू। एक बार आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको बोल दो क्लास स्टार्ट हो गई है, ताकि बच्चे जुड़ सके, उनके पास सूचना पहुंच सके। आज अपन जो है एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। अपना लास्ट बचा हुआ जो सब्जेक्ट है वो एनाटॉमी, वेटनरी एनाटॉमी। तो सबसे पहले वर्ड यही आता है कि एनाटॉमी किसे कहते हैं, एनाटॉमी की परिभाषा क्या है। आपको सही दिख रहा है ना सब? अमित कुमार सही दिख रहा है क्या? रतनलाल, यस, ठीक। अंकित, ठीक। तो सबसे पहले देखिए एनाटॉमी की परिभाषा क्या है। बहुत इजी सी परिभाषा है, जैविक संरचनाओं का अध्ययन, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। बहुत इजी सी परिभाषा है, जैविक संरचनाओं का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। मैंने यहां ना वेटनरी नाम डाला है ना ह्यूमन डाला है। जो भी जैविक संरचनाएं हैं, जो भी जीवित संरचनाएं हैं, उनके अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। बहुत इजी सी परिभाषा है। कोई भी जैविक संरचनाएं, कोई भी जीवित संरचनाएं, उनकी संरचनाओं का अध्ययन जो है, जैविक संरचनाओं का अध्ययन जो है एनाटॉमी कहलाता है। अपने को पढ़ना है वेटनरी एनाटॉमी। वेटनरी एनाटॉमी क्या है? अगली डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं अपन। वेटनरी एनाटॉमी क्या है, इसके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, तो वेटनरी एनाटॉमी क्या है? तो अपने जितने भी मुख्य डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और पक्षियों की संरचना तथा उसके जो अंग है, अंगों के विभिन्न फॉर्म या रूपों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? वेटनरी एनाटॉमी कहलाता है। तो यहां पर जानवर आ जाएगा, जानवर आ जाएगा जिसके अंदर सारे डोमेस्टिक एनिमल है, जितने भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी और पक्षियों की। ठीक है, तो इनकी सभी की जैविक संरचनाओं का अध्ययन बोल सकते हो, या इनकी संरचनाएं तथा विभिन्न अंगों के रूप या विभिन्न ऊतकों के रूपों का अध्ययन जो है वो वेटनरी एनाटॉमी कहलाता है। परिभाषा क्या हो गई? विभिन्न विभिन्न मुख्य डोमेस्टिक एनिमल, मुख्य डोमेस्टिक जानवर व पक्षियों की संरचना तथा अंगों व ऊतकों के फॉर्म्स, रूपों का मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फॉर्म्स। रूपों का, फॉर्म्स का अध्ययन वेटनरी एनाटॉमी कहलाता है। सीधी सी बात है, आपको जितने भी डोमेस्टिक एनिमल हैं जो अपन मुख्यतः पालते हैं, उसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, ये इन सभी की, और पक्षी भी, इनकी सभी की संरचना और कोई भी इसके अंग या ऊतक हैं, उसके फॉर्म्स या उसके जो प्रकार हैं, उनका अध्ययन जो है जिसके अंदर किया जाता है उसको वेटनरी एनाटॉमी कहा जाता है। ये दो डेफिनेशन समझ में आ गई तो आगे चलो। ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई, एनाटॉमी और वेटनरी एनाटॉमी। ओके रतनलाल गुजर, ओके, ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
चलो आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। साफ तो दिख रहा है ना? अरे साफ दिख रहा है क्या? साफ दिख रहा है एकदम? कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत लग रही है क्या? बिल्कुल ठीक 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 ठीक। अगली डेफिनेशन आती है ग्रॉस एनाटॉमी। कई बार यह भी पूछा जाता है कि ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है। ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है, यह भी अपने से कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी अपने को समझना है। देखो ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है। नग्न आंखों के द्वारा, मतलब आपको कोई माइक्रोस्कोप काम में नहीं लेना है, आपको कोई उपकरण जो है वो नहीं लेना है। नग्न आंखों द्वारा किसी भी जानवर के शरीर के किसी अंग या शरीर का डिसेक्शन करने के बाद में संरचनाओं का अध्ययन ग्रॉस एनाटॉमी कहलाती है। मतलब इस ग्रॉस एनाटॉमी के अध्ययन के लिए या इसमें संरचनाओं के अध्ययन के लिए आपको किसी प्रकार के उपकरण, किसी प्रकार के सूक्ष्मदर्शी इसकी जरूरत नहीं। अपनी नग्न आंखों के द्वारा किसी अंग की संरचनाओं का अध्ययन जो है वो ग्रॉस एनाटॉमी कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? इसकी जिस परिभाषा हो गई, नग्न आंखों द्वारा, नग्न आंखों द्वारा कोई भी अंग हो या कोई भी ऊतक हो के द्वारा किसी अंग की संरचना का अध्ययन डिसेक्शन के बाद किया जाता है। डिसेक्शन, काटने के बाद में, जान लो डिसेक्शन के बाद किया जाता है। अगर आपने किया जाता है, आपने अगर पोस्टमार्टम किए हैं, किसी जानवर का देखा होगा, तो वहां पर आप डिसेक्शन करते हो मृत जानवर का, और उसके विभिन्न अंगों की संरचना का आप जो अध्ययन करते हो वो आपकी ग्रॉस एनाटॉमी कहलाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी डेफिनेशन आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी या जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। एनाटॉमी, तो इसमें नाम में माइक्रोस्कोप आ गया, इसके अंदर नाम में क्या आ गया? माइक्रोस्कोप आ गया। तो आप आराम से बोल सकते हो किसी भी अंग या शरीर के किसी भी भाग की सूक्ष्म से सूक्ष्म संरचनाओं का अध्ययन। सूक्ष्म से सूक्ष्म संरचनाओं का अध्ययन। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू नहीं है। चलो, मेथड ऑफ एनाटॉमी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें सिस्टमिक एनाटॉमी आपको बता दिया, जिसके अंदर शरीर के अंग तंत्र की संरचना का अध्ययन, सिर्फ अंग तंत्र की संरचना का अध्ययन किया जाता है। कोई भी अंग तंत्र उठा लो, अगर आपने पाचन तंत्र का अध्ययन हुआ तो पाचन तंत्र की संरचना का अध्ययन, पाचन तंत्र की एनाटॉमी। आपने अगर प्रजनन तंत्र का अध्ययन, संरचना का अध्ययन किया तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनाटॉमी और सर्कुलेटरी सिस्टम एनाटॉमी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताएं। नो दिक्कत, आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मेथड अपन पर समझते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा आपका टोपोग्राफी एनाटॉमी। दूसरा जो है वो है टोपोग्राफिक एनाटॉमी, या जिसको बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी। दूसरी कौन सी है? टोपोग्राफिक एनाटॉमी या सरफेस एनाटॉमी। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है इसमें?
इस टोपोग्राफी नाम से पता चल रहा है सतह, मतलब शरीर के किसी अंग या भाग की एक निश्चित और सीमित क्षेत्र के अंदर सीमित सतह पर अध्ययन ही सरफेस एनाटॉमी कहलाती। क्या समझ में आया? शरीर का कोई भी भाग हो या शरीर का कोई भी अंग हो, उसको किसी निश्चित और सीमित सतह में उसके अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी सिस्टम बोलते हैं। जैसे मान लो कि शरीर के अपने को वेंट्रल सरफेस का अध्ययन करना है, तो अपने को वेंट्रल सरफेस के बारे में ही अध्ययन करना है, तो डोर्सल सरफेस के बारे में अपने को नहीं समझना है। मतलब क्या हुआ कि आप कोई सतह पकड़ रहे हो, वो सतह निश्चित है और सीमित सतह, किसी निश्चित और सीमित सतह पर, सतह के आधार पर शरीर के किसी भी अंग का अध्ययन या शरीर के किसी भाग का अध्ययन जो है वो टोपोग्राफिक या सरफेस एनाटॉमी कहलाते हैं। मान लो कि मेरे सामने का है और इतना सा क्षेत्र मैंने पकड़ लिया, ठीक है, सतह कौन सी है? एक ही निश्चित सतह है, अर्थात ये कौन सी सतह है? वेंट्रल सतह है। और सीमित सतह है, इतनी सतह मैंने सीमित कर दी। यहां पर जितना भी अंग या शरीर का जो भाग है उसकी संरचना का अध्ययन जो है वो आपका टोपोग्राफी सिस्टम कहलाता है। या मेरे हाथ को लेके देख लो, हाथ की दो सतह है, एक ये सतह है और एक ये सतह है। तो मैंने पकड़ लिया कि इस सतह की यहां से लेकर यहां तक वाला अर्थात निश्चित सतह है, निश्चित सतह है, ठीक है। मान लो वेंट्रल है, ये डोर्सल है, तो वेंट्रल सतह है और सीमित सतह है, मतलब मैंने जगह सीमित कर ली, पूरी सतह नहीं पड़ रहा, इतनी सीमित सतह के अंदर किसी भी अंग का या शरीर के किसी भी भाग का अध्ययन जो है वो टोपोग्राफी एनाटॉमी या सरफेस एनाटॉमी कहलाती है। बहुत इजी सी परिभाषा है। शरीर के किसी अंग, शरीर के किसी अंग व शरीर के किसी भाग का निश्चित व सीमित सतह पर अध्ययन, शरीर के किसी अंग व शरीर के किसी भाग की संरचना का, की यहां पर वर्ड आ जाएगा संरचना का, क्योंकि एनाटॉमी है तो संरचना ही पढ़ोगे आप। तो शरीर के किसी अंग या शरीर के किसी भाग की संरचना का निश्चित व सीमित सतह पर अध्ययन जो है वो आपकी टोपोग्राफी या सरफेस एनाटॉमी कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? आगे चले, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सर्जिकल एनाटॉमी। तीसरा आता है, कई बार आप पढ़ते हो कि सर्जिकल एनाटॉमी, कि आपको सर्जिकल एनाटॉमी, आपको कोई भी सर्जरी करनी हो तो सर्जरी के उद्देश्य से किसी अंग या किसी निश्चित स्थान का अध्ययन जो है वो सर्जिकल एनाटॉमी कहलाता है। जैसे मैं तीसरा जो आपके सामने लिख रहा हूं वो है सर्जिकल एनाटॉमी। और ये सर्जिकल एनाटॉमी जो है वो सर्जरी की अप्लाइड ब्रांच है। ये सर्जरी की कैसी ब्रांच है? अप्लाइड ब्रांच है। हमारे आती थी अप्लाइड ब्रांच, ये सर्जरी की अप्लाइड ब्रांच है या अप्लाइड पार्ट या ब्रांच है, ठीक है। अब आप क्यों अध्ययन कर रहे हो सर्जिकल एनाटॉमी? क्योंकि आपको कोई ना कोई सर्जरी करनी है। जैसे कि आपको किसी बीच कुतिया के अंदर एनाटॉमी, कुतिया के अंदर सिजेरियन करना है, तो आपका टारगेट क्या? सिजेरियन करना है। तो अब आपको संपूर्ण अंग तंत्र के बारे में नहीं पढ़ना, आपको एक निश्चित जगह जहां पर आपको इंसिजन लेना है, जहां पर आपको काट लेना है, वहां की एनाटॉमी या उस विशिष्ट स्थान जहां पर आपको इंसिजन लेना है वहां की एनाटॉमी का पता होना जरूरी है। कि मैं ऐसे इंसिजन लूंगा, यहाँ पर ये वेन होगी, इसको ऐसे करके मेरे को साइड में जाना है, मैं ऐसे पकड़ के हॉर्न को निकालूंगा, ऐसे मैं उसको लाइगेट कर दूंगा, ऐसे करके ऐसे से लाइगेट करके हॉर्न और जो ओवरी है इसको मैं निकाल दूंगा, जिसको बोलते हैं ओवेरियन हिस्टेरोटोमी। तो अब की बार आपने एनाटॉमी या संरचना का अध्ययन किया है,
वो किस उद्देश्य से किया है, सर्जरी के उद्देश्य से किया है, और किसी विशिष्ट स्थान पर, पूरे अंग को नहीं, जहां जहां आपको इंसिजन लेना है उस इंसिजन वाले स्थल की आपको पूर्णतया नॉलेज होनी चाहिए कि आपने अपने को यहां इंसिजन लेना है, यहां से कट मारेंगे तो अपने को नीचे की तरफ कौन से अंग मिलेंगे, और उन अंगों के साथ अपने को किस तरह की सर्जरी करनी है, तो उसका अध्ययन जो है सर्जिकल एनाटॉमी कहलाता है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि सर्जरी के उद्देश्य से, सर्जरी के उद्देश्य से किसी स्थल की संरचना का अध्ययन करना। जैसे गांव के अंदर एक जो चरकी बोलते हैं मीडियल पटेलार डेस्मोटोमी, तो उसके अंदर आप ये नहीं पढ़ते हो कि ये लिगामेंट कहां से, उसके अंदर अपना एमपीटी सुना होगा आपने, उसके अंदर मीडियल पटेलार डेस्मोटोमी, इसके अंदर अपन जो है वो मीडियल लिगामेंट जो होता है उसको काट देते हैं, मीडियल लिगामेंट जो होता है उसको अपन काट देते हैं। तो मीडियल लिगामेंट काटने के लिए आप जहां पर भी इंसिजन लो उसकी सतह का अध्ययन होना आपको जरूरी है। आप कैसे, तो वहां पर ट्यूब्रोसिटी जो है वो पाल्पेट करोगे, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि यहाँ पर आपको जो है ट्यूब्रोसिटी मिलेगी। इस ट्यूब्रोसिटी को अपने को ऐसे पाल्पेट करना है, यहाँ पर ग्रोव है और ग्रोव के ऊपर जो लिगामेंट पड़ा हुआ है इसको ऐसे करके अपने को काटना है। तो अभी आपने क्या किया, सर्जरी करनी है आपको किसकी, मीडियल लिगामेंट की, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने उस संरचना का अध्ययन किया तो वो सर्जिकल एनाटॉमी कहलाती है। आपने ना कभी उनकी हड्डियों का अध्ययन किया, ना उसके पास कौन सी मसल्स पाई जाती है उनका कुछ अध्ययन नहीं किया, आपने वो साइट पकड़ी जहां पर आपको इंसिजन लेना है और वहां का अध्ययन करके आपने ऑपरेशन कर दिया। तो इस प्रकार के अध्ययन को सर्जिकल एनाटॉमी कहते हैं। अगली है रेडियोग्राफी एनाटॉमी। अगली 4 नंबर की है रेडियोग्राफी एनाटॉमी। तो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है रेडियोग्राफी एनाटॉमी। तो ये तो नाम से आपको पता चल रहा है कि रेडियोग्राफी एनाटॉमी क्या है। तो देखिए, एक्सरे का उपयोग कर लो, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, सीटी स्कैन, एमआरआई व सीटी स्कैन का उपयोग करते हुए किसी अंग की संरचना का अध्ययन। संरचना का जो अध्ययन है वो आपका रेडियोग्राफी कहलाता है। आप या तो एक्सरे का उपयोग करके किसी एनाटॉमी का अध्ययन करिए, या अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग करिए, या एमआरआई जो की जाती है उसका करिए, या सीटी स्कैन का उपयोग करिए। इन सभी का उपयोग करते हुए, सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं इसलिए इसके नाम से पहले क्या लगा हुआ है, रेडियोग्राफी, और रेडियोलॉजी ब्रांच के अंदर आती है, मेडिकल की या वेटनरी की रेडियोलॉजी जो ब्रांच होती है उसके अंदर आती है। रेडियोलॉजी सर्जरी से अलग है। सर्जरी के अंदर ही अपन रेडियोलॉजी पढ़ते हैं जिसमें एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये और रेडियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ब्रांच होती है किसकी, एनाटॉमी की, ठीक है। सॉरी, सर्जरी की ब्रांच होती है, सॉरी सर्जरी की ब्रांच होती है रेडियोग्राफी, सॉरी सर्जरी की ब्रांच होती है, और रेडियोग्राफी जिसके अंदर अपन एक्सरे पढ़ते हैं, एमआरआई पढ़ते हैं, सीटी स्कैन पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो इन सब का उपयोग करते हुए आप किसी अंग की संरचना का अध्ययन कर रहे हो तो उसको रेडियोग्राफी एनाटॉमी कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत समझ में आ गया, आगे चले, ठीक, वेरी गुड। 4 नंबर की तो हो गई आपकी। 5 नंबर की जो मेथड है उसको बोलते हैं अपन कंपैरेटिव एनाटॉमी। नाम से, ये भी नाम से पता चल रहा है, कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी मतलब आपको नाम से पता चल रहा है। कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना, तुलना करना,
तो तुलना कैसे? जानवरों के अंदर जितने भी एनालॉगस अंग है, जैसे कि एक फीमर में संरचना पकड़ता हूं, ये सभी जानवरों के अंदर मिलेंगी। तो उन सभी जानवरों के अंदर उस फीमर का तुलनात्मक अध्ययन ही कंपैरेटिव स्टेट एनाटॉमी कहलाता है। अर्थात जानवरों के एनालॉगस संरचनाओं का विभिन्न प्रजातियों के जानवरों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन को कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। बहुत इजी सी चीज है। कंपैरेटिव का मतलब एनालॉगस संरचनाएं हैं वो सभी जानवरों के अंदर मिलेंगी, उनका आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे। किसी की संरचना में कुछ एक्स्ट्रा संरचना मिलेगी, किसी के अंदर कुछ कम मिलेगी। ठीक है, जैसे आप गॉल ब्लैडर पढ़ते हो तो गॉल ब्लैडर घोड़े के अंदर आपको एब्सेंट मिलेगा, किसी जानवर के अंदर प्रेजेंट मिलता है। उनकी कौन कौन सी संरचनाओं के अंदर कितना कितना डिफरेंस होता है। तो ये आप चीज आप डाइजेस्टिव सिस्टम से आप समझ चुके हो कि गाय की में और भैंस का अपन पढ़ते हैं, फिर घोड़े में कुछ स्पेशल होता है वो अलग से लिखते हैं, कुत्ते में स्पेशल होता है कुछ अलग से लिखते हैं, पोल्ट्री में कुछ अलग होता है तो अपन अलग से लिखते हैं। तो वो अध्ययन कैसा है? कंपैरिजन वाला अध्ययन अर्थात कंपैरेटिव स्टडी है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो आप कि एनालॉगस संरचनाओं का विभिन्न प्रजातियों के जानवरों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन। आपने देखा होगा अपन कोई भी अंग पढ़ लेते हैं या कोई भी संरचना पढ़ लेंगे एनाटॉमी के अंदर, बाद में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं अपन। भैंस के अंदर ये है, घोड़े के अंदर ये कोई चीज एक्स्ट्रा मिलेगी या कम मिलेगी, कुत्ते के अंदर ऐसा है, सुअर के अंदर ऐसा है, मुर्गी के अंदर ऐसा है। तो ये चीज आप हमेशा पढ़ते हो। तो ये आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप यस नो कर सकते हो। आगे चले तो आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। अब आती है टर्म्स, कुछ शब्दावलियां आती है एनाटॉमी की। आज अपन जो है इंट्रोडक्शन टाइप का ही पढ़ रहे हैं, कल से अपन ओस्टियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ टर्म्स है उनके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसको अपन शब्दावली या टर्म्स बोलते हैं। तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आगे के अपन बढ़ते हैं कौन कौन से टर्म है। जैसे पहले मैं दो टर्म लिखता हूं, कहीं पर भी एंटीरियर लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब क्या समझना है, कहीं पर पोस्टीरियर लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब आपको क्या समझना है, कहीं पर अगर लेटरल लिखा हुआ आ जाए तो आपको उसको क्या समझना है, या कई बार आपको मीडियन लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब क्या समझना है। लेटरल का मतलब एक्सटर्नल होता है, इसको एक्सटर्नल भी बोलते हैं और इसको इंटरनल भी बोलते हैं। इसमें कई शब्दावली है जो अपन पढ़ेंगे। अभी इस बोर्ड में इस टाइम एक साथ 4 ही आ सकती हैं, तो मैं 4 आपको सामने लिख रहा हूं। तो एंटीरियर का मतलब होता है जब भी कोई फ्रंट की चीज आप पढ़ रहे हो, आपके आंखों के सामने कोई सतह है, जैसे मैं अगर आप मेरे को देख रहे हो तो मेरे को ये सामने वाला सतह है आपको दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे वाले पीठ वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो जो भाग आपको दिखाई दे रहा है वो एंटीरियर है अर्थात फ्रंट है। फ्रंट का मतलब सामने वाला। तो आप किसी भी अंग की संरचना का अध्ययन करो तो फ्रंट वर्ड वही यूज करना है जो आपकी आंखों के सामने हो। ठीक है, और जो आपकी आंखों के पीछे हो, जैसे मेरा पीठ वाला हिस्सा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आप कौन सी शब्दावली यूज करोगे? पोस्टीरियर। कौन सी शब्दावली यूज करोगे? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब बैक, पीछे का हिस्सा, पीछे वाला। तो आप कभी भी एनाटॉमी पढ़ रहे हो, एंटीरियर और पोस्टीरियर वर्ड आ जाए तो आप समझ सकते हो कि एक को फ्रंट बोलते हैं, एक को बैक बोलते हैं। अब लेटरल और मीडियन नाम आ जाए। मीडियन का मतलब समझ लो मध्य की ओर। तो लेटरल है, इसका मतलब कोई चीज जो है वो मध्य रेखा से या मीडियन से दूर की ओर है, अवे फ्रॉम मीडियन लाइन। अगर कोई चीज, कोई संरचना जो है, जैसे मान लो कि कोई जानवर ऐसे है, ये जानवर की कोई संरचना है, ये जानवर की बीचों बीच की लाइन है, मीडियन लाइन है जो उसको 2 बराबर भागों में बांटती है।
अब मैं आपके सामने दो पॉइंट लिखता हूं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट जो है वो बी है। ठीक है, इसमें से लेटरल कौन सा है और आपका मीडियल कौन सा है? तो इसमें से आप लेटरल बताइए मेरे को, ए और बी में लेटरल कौन सा है? देखो परिभाषा बता देता हूं, लेटरल का मतलब होता है मिड लाइन से दूर और मिड लाइन की ओर का मतलब होता है मीडियन। मिड लाइन की ओर वाला, तो ए वाला सही, रतन लाल ने सही आंसर दिया है। जो ए है वो कैसा है? मिड लाइन के पास है, तो ये कैसा है? मीडियन है। ये कैसा है? मीडियन है। ए जो है ये आपकी मध्य रेखा है, मध्य रेखा के है, और ये पॉइंट जो है मध्य रेखा के पास में है, और जो पास में होता है उसको मीडियन या इंटरनल कहा जाता है। मीडियन या इंटरनल कहा जाता है। तो इंटरनल की परिभाषा क्या हो गई? बहुत इजी सी परिभाषा हो गई कि कोई भी सतह या कोई भी संरचना जो मध्य रेखा की हो, टुवर्ड्स मीडियन लाइन, टुवर्ड्स मीडियन लाइन, अर्थात मध्य रेखा की ओर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये मध्य रेखा से दूर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बी क्या है? लेटरल है, अवे फ्रॉम मीडियम लाइन, अवे फ्रॉम मीडियन लाइन, अर्थात मध्य रेखा से दूर, अगर आप कोई भी संरचना पढ़ रहे हो शरीर की, अगर वो संरचना शरीर के मध्य रेखा की ओर है, इसकी तरफ आ रही है, इस मध्य रेखा के नजदीक या इसकी ओर है, तो उसको आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? मीडियन या इंटरनल। और मध्य रेखा से दूर, जैसे मेरे हाथ है ये मध्य रेखा से दूर की ओर है, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? लेटरल या एक्सटर्नल। इसमें कोई भी दिक्कत है मेरे को बता सकते हो। नेक्स्ट अपन टर्मिनोलॉजी देखते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत है तो बताइए आप। इन चारों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो है वो है एक टर्मिनोलॉजी, सुपीरियर का क्या मतलब होता है, इनफीरियर का क्या मतलब होता है। एक आता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल इसका मतलब क्या होता है, और एक टर्मिनोलॉजी आती है आपकी डीप, उसका मतलब क्या होता है। तो ये चीजें भी आपको समझनी है। तो देखिए, सुपीरियर का मतलब ऊपर, सुपीरियर का मतलब क्या होता है? अपर, अबव। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? अबव। अगर कोई चीज ऊपर हो, ऊपर की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, तो अपन बोलेंगे कि ये सुपीरियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। आपके सामने मैं दो पेन रख रहा हूं, दो पेन आपके सामने रख दिए मैंने, ठीक है। एक ऊपर वाला पेन जिसमें ढक्कन लगा हुआ है और एक नीचे वाला पेन जिसका ढक्कन खुला हुआ है। तो इसमें से कौन सा पेन सुपीरियर है? कौन सा पेन सुपीरियर है? ढक्कन वाला या बिना ढक्कन वाला? सुपीरियर कौन सा है? कैप वाला। कैप वाला क्या है? सुपीरियर है, क्योंकि ये ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर रखा हुआ है। जबकि बिना ढक्कन वाला पेन जो है वो नीचे रखा हुआ है, तो वो क्या है? इंफीरियर है, ठीक है। तो इंफीरियर का मतलब क्या हो जाएगा? बिलो, नीचे, बिलो, जिसको नीचे या ऊपर भी अपन बोल सकते हैं। तो ये संरचनाओं के अंदर आप बोल सकते हो। सुपरफिशियल, अब नाम से पता चलता है कि आप कई बार जाते हो पढ़ने, तो आप आपस में ऐसे पढ़ के जाते हो, यार मैं सुपरफिशियली पढ़ के आया हूं, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के आया हूं, गहराई के अंदर मैं नहीं पढ़ के आया। तो सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? क्लोज टू सरफेस, सतह के नजदीक, कोई भी चीज क्लोज टू सरफेस, क्लोज टू सरफेस यानी कि सतह के नजदीक, सतह के पास। और इसका उल्टा डीप, डीप मतलब बेनिफिट टू सुपरफिशियल, सुपरफिशियल के भी नीचे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेनियत टू
सुपरफिशियल यानी कि जिसको बोलते हैं सतह से गहराई पर। मैं उदाहरण देके आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। सतह से गहराई पर, यही दोनों पेन आपके सामने मैं वापस ऐसे ही रख रहा हूं, ठीक है, ठीक है। और ये इसकी सतह है, मेरा हाथ जो है वो सतह है, ये क्या है, सतह है। तो एक नंबर का पेन ढक्कन वाला पेन सुपरफिशियल है या डीप है? एक नंबर वाला पेन सुपरफिशियल है या डीप है? ढक्कन वाला सुपरफिशियल है, वेरी गुड रतनलाल। और बिना पेन वाला पेन क्या है? बिना पेन वाला क्या है, वो गहराई में है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डीप बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सुपीरियर का मतलब कोई चीज ऊपर रखी हुई हो तो सुपीरियर बोले, नीचे रखी हो तो इंफीरियर बोले, और कोई संरचना एकदम शरीर की सतह पे हो तो उसके लिए सुपरफिशियल वर्ड यूज करें, और कोई संरचना जो है वो सतह से दूर। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको ये दोनों चीजें ऐसे भी समझा सकता हूं। आपको पता है एपिडर्मिस की कितनी परतें होती हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 परत होती हैं। तो सबसे ऊपर वाली परत जो है वो एकदम सतह के पास होती है, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे सुपरफिशियली। और 5 नंबर की जो परत है वो गहराई में नीचे की तरफ स्थित है, तो उसके लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे? डीप वर्ड यूज करेंगे। समझ में आ गया सभी को ये? अरे समझ में आ गया? डीप, यस सर, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला आता है प्रोक्सिमल डिस्टल, क्रेनियल और कूडल। प्रोक्सिमल वर्ड भी आता है, इसका क्या मतलब होता है? डिस्टल वर्ड भी आता है, इसका क्या मतलब होता है? क्रेनियल वर्ड भी आता है, इसका मतलब क्या होता है? और कोडल वर्ड भी आता है, इसका मतलब क्या होता है? ये समझना जरूरी है एनाटॉमी के अंदर। हड्डियों के अंदर तो बहुत काम आएंगे, ये हर जगह काम आते हैं, ठीक है। प्रोक्सिमल का मतलब वही होता है जो सुपीरियर का मतलब होता है, अर्थात अपर, ऊपर वाला भाग, इसको भी अपर या सुपीरियर जिसको बोलते हैं, सुपीरियर ऊपर वाला, ठीक है। तो ये तो आपके बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। और डिस्टल का मतलब होता है लोअर, यानी कि इंफीरियर या नीचे वाला, ठीक है। दोनों पेन मैंने आपको बता दिए। ऊपर पेन रखा हुआ होगा उसको प्रोक्सिमल पेन भी बोल सकते हो, सुपीरियर भी बोल सकते हो। और जो पेन नीचे रखा हुआ है, ऐसे दो पेन किए थे मैंने, जो पेन नीचे रखा हुआ है उसको आप डिस्टल भी बोल सकते हो या इंफीरियर भी बोल सकते हो। तो ये तो फंडे आपके क्लियर हो गए। अब आता है क्रेनियल और कोडल। क्रेनियल का मतलब कोई संरचना हेड की तरफ हो, कोई भी संरचना हेड, सिरे की ओर हो, सिर की ओर हो, उसको हमेशा क्रेनियल बोलते हैं। उसको हमेशा क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोलते हैं। और जो संरचना पूंछ की तरफ हो, पीछे, जैसे मान लो कि कोई जानवर है, ऐसे मेरे से डायग्राम नहीं बनेगा, ऐसे मैंने जानवर बना दिया, ठीक है। मान लो ये जानवर है, कोई सा मान लो बन गया, ठीक है। तो ये जानवर का हेड है और ये जानवर की टेल है। अगर कोई भी संरचना सिर की ओर हो तो उसके लिए अपन क्रेनियल वर्ड यूज करेंगे, और कोई भी संरचना पूंछ की तरफ हो तो उसके लिए कोडल वर्ड यूज करेंगे। जैसे मैं आपके सामने संरचना नंबर 1 और संरचना नंबर 2 लिखी है, तो संरचना नंबर 1 क्रेनियल है या कोडल है? संरचना नंबर 1 क्रेनियल है या कोडल है? संरचना नंबर 1 क्रेनियल है या कोडल है? कमेंट करके बताएं। क्रेनियल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंकित। और 2 नंबर की संरचना पूंछ की तरफ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कोडल। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्रेनियल का मतलब होता है टुवर्ड्स हेड एंड, यानी कि आप हिंदी में लिख सकते हो सिर की ओर, सिर की ओर कोई संरचना हो। और कोडल का मतलब होता है टुवर्ड्स टेल, टुवर्ड्स टेल, यानी कि हिंदी में आप क्या बोलोगे? पूंछ की ओर, पूंछ की ओर। तो ये चारों संरचनाएं आपको, चारों जो टर्मिनोलॉजी वो समझ में आ गई? ये चारों समझ में आ गई ना? कभी भी कोई दिक्कत हो सकती है? आ गई, वेरी गुड, शाबाश।
आगे की तरफ टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं। एक रोस्ट्रल होती है, रोस्ट्रल होती है, पल्मार होती है, रोस्ट्रल, एक पल्मार और एक प्लेंटर, प्लांटर जिसको बोलते हैं, प्लेंटर, 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 ठीक है। और दो और लिख लो, एक्सियल और अबैक्सियल। इसके साथ आपकी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, टर्मिनोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन प्लेन की तरफ जाते हैं कि प्लेन कौन कौन से होते हैं। रोस्टर का मतलब नाक, रोस्टर का मतलब होता है नाक। अगर कोई संरचना नाक की ओर हो, नोज की तरफ हो, तो उसको रोस्टर बोलते हैं। तो नाक की ओर, नाक की ओर कोई भी संरचना हो तो उसको बोलते हैं रोस्टर। क्या बोलते हैं उसको? रोस्टर बोलते हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है। ये दोनों डेफिनेशन आपको थोड़ी सी समझनी है। दोनों डेफिनेशन कुछ नहीं है, मान लो दोनों ही डेफिनेशन के अंदर जानवर जो है वो सतह पे खड़ा हुआ है। इन दोनों कंडीशन के अंदर कोई भैंस या कोई गाय जो है वो किसी ग्राउंड पे खड़ी हुई है, बस खड़ी हुई है, तो यहां से परिभाषाएं निकल जाएंगी। अगर गाय का अग्रपाद, अग्रपाद की वह सतह, अग्रपाद की वह सतह जो ग्राउंड को टच करती है वो है पाल्मर, तथा पक्षपाद की वह सतह जो ग्राउंड को टच करती है वो है प्लेंटर। समझ में आया नहीं आया? अरे गाय खड़ी है, आगे वाले पैर भी खड़े हुए, आगे वाले पैर का खुर जो है वो ग्राउंड को टच करता है, तो अग्रपाद के खुर का वह भाग जो जमीन को टच करता है वो है पाल्मर, तथा पक्षपाद के खुर का वह भाग जो जमीन को टच करता है उसको बोलते हैं प्लेंटर। बोलो समझ में आया नहीं आया? ये दोनों समझ में आए नहीं आए? हाँ ठीक है। अब इनकी परिभाषा में लिख देता हूं। खड़ी हुई अवस्था में, खड़ी अवस्था में, खड़ी अवस्था में, खड़ी अवस्था में जानवर के फोर लिम्ब यानी कि अग्रपाद, फोर लिम्ब का वह भाग जो ग्राउंड के संपर्क में रहता है, संपर्क में रहता है, पाल्मर कहलाता है। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? फ्रंटर, प्लेंटर। इसको क्या बोलते हैं? खड़ी अवस्था में, खड़ी अवस्था में जानवर के हाइंड लिम्ब माने पक्षपाद, हाइंड लिम्ब का मतलब पक्षपाद का वह भाग जो ग्राउंड के संपर्क में रहता है, संपर्क में रहता है, ये है प्लेंटर। ये आपको दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब आता है एक्सियल और अबैक्सियल। ये देखो मेरे, देखो ये बीचों बीच, अगर बीचों बीच ऐसी सेंटर लाइन जो मेरे शरीर को दो बराबर भागों में बांटते हैं, इसको मिड लाइन भी बोल सकते हैं, सेंटर लाइन भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी संरचना इसको मिड लाइन भी बोल सकते हैं, सेंटर लाइन भी बोल सकते हैं, या मेरे शरीर की अक्ष भी बोल सकते हैं, मेरे शरीर की अक्ष भी बोल सकते हैं। तो कोई भी संरचना मेरे शरीर की इस अक्ष की ओर होती है, इस मिड लाइन की ओर होती है, उसको एक्सियल बोलते हैं। और कोई भी संरचना मेरे शरीर की इस अक्ष से या मेरी मिड लाइन से दूर होती है, उसको अबैक्सियल कहते हैं। बस बहुत इजी चीज है। तो एक्सियल का मतलब, एक्सियल का मतलब अक्ष की ओर या मिड लाइन की ओर, मिड लाइन की ओर। और अबैक्सियल वर्ड कहां यूज करोगे? मिड लाइन से दूर, मिड लाइन से, मिड लाइन से दूर। अगर कोई भी संरचना मेरी इस अक्ष की ओर होती है, अक्ष की ओर चाहे इधर हो चाहे इधर से हो, उसको मैं एक्सियल बोलूंगा।
और जो मेरी अक्ष से दूर रहेगी, जैसे हाथ मेरा अक्ष से दूर है तो ये अबैक्सियल है, ठीक है। और मैं यहां पर कोई चीज देखूं तो ये मेरी अक्ष की ओर है तो उसको अपन एक्सियल बोलेंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। कोई दिक्कत है तो बताओ। टर्म्स कंप्लीट, यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ, लेटरल एक्सिस सेम सा है, सेम सेम ही है, वो सेम ही वर्ड है। जैसे मैंने सुपीरियर और उसके बताए थे, कई जगह एक्सियल कई जगह एबैक्सियल ये लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो उसके अंदर सेम ही है। तो ये दोनों चीजें समझनी जरूरी है। आगे चले, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं प्लेन्स ऑफ बॉडी। बॉडी के प्लेन कौन कौन से होते हैं? प्लेन या जिसको प्लान्स या प्लेन्स ऑफ बॉडी, बॉडी को कितने प्लेन्स के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। प्लेन्स ऑफ बॉडी, प्लेन्स ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी हो, जानवर की बॉडी हो, इंसान की बॉडी हो, तो उसके अंदर कौन कौन से प्लेन्स होते हैं। सबसे पहला प्लेन आता है आपका लॉन्गिट्यूडल मीडियल प्लेन। पहला प्लेन आता है लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन प्लेन। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये देखो, हाँ डोर्सल, ऊपर वाले डोर्सल और वेंट्रल भी आप लिख सकते हो। डोर्सल पृष्ठ सतह को बोलते हैं, ऊपर वाली सतह को, और वेंट्रल जो अधर या नीचे की तरफ जो होती हैं, पृष्ठ ऊपर की और अधर नीचे की, तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक। हाँ, डोर्सल वेंट्रल भी बताओ। डोर्सल मतलब जैसे मान लो मेरा ये हाथ रखा हुआ है, तो इस हाथ का ये सतह है जो ऊपर की तरफ है, इसको अपन डोर्सल बोलेंगे, और जो मेरी हथेली जो नीचे की तरफ है उसको अपन क्या बोलेंगे? वेंट्रल। तो डोर्सल और वेंट्रल भी आप लिख सकते हो। डोर्सल को हिंदी में पृष्ठ बोलते हैं अर्थात ऊपर की सतह या ऊपर का भाग, और वेंट्रल को क्या बोलते हैं? अधर बोलते हैं अर्थात नीचे का भाग, ठीक है। अब अपन पहले प्लेन में आते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मीडियल प्लेन क्या होता है। तो देखो, एक ऐसा प्लेन देखो मेरी बॉडी के बीचों बीच से गुजर रहा है, जो मेरे शरीर को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है, ऐसे प्लेन को लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन कहते हैं। इसको छोड़कर देखो, ये प्लेन यहां से अगर बॉडी काटी जाए तो इस प्लेन को छोड़कर ऐसा और कोई प्लेन नहीं है जो मेरे शरीर को 2 बराबर भागों में बांट सके। तो ऐसा भी कोई प्लेन, जैसे अगर गाय खड़ी है, खड़ी करता हूं मैं गाय, ऐसे डायग्राम तो नहीं बनता गाय का, कोशिश करता हूं गाय को खड़ी करने की, आप समझ लेना। ऐसे गाय खड़ी, अरे यार अजीब सी गाय बन गई, चलो जो बन जाए वही वही ठीक है, जानवर समझ लेना, कोई सा भी जानवर बन गया वो ठीक है, ठीक है, कुत्ता सा ही बना है, ठीक है। तो कुत्ते के ऐसे ऊपर देखो, कुत्ते का अगर ये जो दोनों आंख होती है कुत्ते की, इस दोनों आंखों के बीच से लेकर आप लास्ट तक काटते जाओगे तो कुत्ते का शरीर 2 बराबर भागों में बंट जाएगा। ऐसे काटना, ऐसे काटते काटते आपको जाना है, एक हिस्सा उधर हो जाएगा, एक हिस्सा इधर हो जाएगा। तो जिस सतह पर आप काट रहे हो, जिस प्लेन पर आप काट रहे हो, उसको लॉन्गिट्यूडिनल मीडियल प्लेन बोलते हैं, जो शरीर को 2 बराबर भागों में बांटता है। मैंने मेरा एग्जांपल भी दे दिया, बीचों बीच सिर्फ इसी प्लेन पर मैं 2 बराबर भागों में बांट सकता हूं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा प्लेन जो किसी पशु के शरीर को वैसे बराबर 2 भागों में बांटता है, फिर भी लगभग वर्ड लिखा जाता है, शरीर को लगभग 2 भागों में, लगभग 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो उस प्लेन को अपन क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन प्लेन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्लेन आता है सेजिटल या पैरामीडियन प्लेन। दूसरा जो है प्लेन को अपन बोलते हैं सेजिटल या पैरामीडियन
मीडियन प्लेन। ठीक है, तो देखो मेरा मीडियन प्लेन क्या है, ये मेरा एक ऐसा, जैसे मान लो ये पेन लगा हुआ है, ये एक ऐसा प्लेन है जो मेरे शरीर को दो बराबर भागों में बांटता है। इसके ही समानांतर ये प्लेन यहां हो चाहे यहां हो, देखो यहां हो, अब पेन देखो ये तो मेरा मुख्य है जो दो बराबर भागों में बांटता है, और इसके समानांतर ये प्लेन है, इसको अपन सैजिटल या पैरामीडियन प्लेन बोलते हैं, जो शरीर को दो असमान भागों में बांटता है। समान भागों में नहीं बांटेगा, दो असमान भागों में बांटता है। या अपन डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये प्लेन, इसकी परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि ऐसा प्लेन जो लॉन्गिट्यूडल मीडियल प्लेन के पैरेलल स्थित होता है, समानांतर स्थित होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सैजिटल या पिरामिडियन प्लेन बोलते हैं। तो बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे कि ऐसा प्लेन जो मीडियन प्लेन लॉन्गिट्यूडनल मीडियन प्लेन के समानांतर स्थित होता है, तो उस प्लेन को अपन क्या बोलते हैं, सैजिटल प्लेन या पैरामीडियन प्लेन अपन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा प्लेन जो है वो भी इसी से संबंधित है, तो उसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ना आपको, इधर दिख रहा है, चलो इसको मिटा ही देते हैं। आपको ये दोनों प्लेन समझ में आ गए, मिटा दूं इसको, आगे मिटा दूं, ठीक। अगला जो है वो बस सैजिटल प्लेन से संबंधित है, जिसको कोरोनल प्लेन बोलते हैं। तीसरा जो है आपका कोरोनल प्लेन। ठीक है, ये भी समानांतर प्लेन है, किसके, पैरामीडियन के, लेकिन उसके राइट एंगल पर स्थित हो। बस इतना ध्यान रखना है कि पैरामीडियन प्लेन के राइट एंगल पर जो प्लेन पाया जाता है, राइट मतलब दाएं कोण पर जो प्लेन पाया जाता है उसको कोरोनल प्लेन बोलते हैं। जैसे ये पैरामीडियन प्लेन है, ये इसका दायां स्थित है, तो इधर कोई प्लेन है, इधर तो उसको पैरामीडियन प्लेन बोलते हैं। कोरोनल प्लेन क्या है, सैजिटल या पैरामीडियन प्लेन के और राइट एंगल पर स्थित प्लेन को अपन क्या बोलते हैं, कोरोनल प्लेन बोलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। अगला है आपका ट्रांसवर्स प्लेन। अगला कौन सा है, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन आप सभी को पता है, ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, तो इसको अपन बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल प्लेन। ये क्रॉस सेक्शनल प्लेन होता है। क्रॉस सेक्शनल प्लेन क्या होता है, कहीं पर भी हो सकता है प्लेन। मान लो ऐसे करके गोल करके मेरी गर्दन काटी जा रही है, तो ये गोल गर्दन के चारों तरफ प्लेन कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल प्लेन है, अर्थात ट्रांसवर्स प्लेन है। मेरी उंगली ऐसे काटी जा रही है, ऐसे गोल चक्कर में ऐसे काटी जा रही है, तो ये भी कौन सा है, ट्रांसवर्स प्लेन है। मेरा हाथ जो है वो यहां से ऐसे काटा जा रहा है, तो कौन सा प्लेन है, ये ट्रांसवर्स प्लेन है। ठीक है, कुछ मेरे बाल है, बड़े बाल, इसको ऐसे काटा जा रहा है, तो ये भी कौन सा प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है। और आपने
बॉटनी के अंदर 11वीं 12वीं के अंदर आपने पेड़ का तना लेकर ऐसे क्रॉस सेक्शन आपने काट काट के माइक्रोस्कोप से देखे होंगे, तो वो सारे के सारे ट्रांसवर्स प्लेन है। जैसे मान लो कि ये पेन है, इस पेन को मैं ऐसे काटूं, देखो ऐसे 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 काटूं, तो इस ये जो प्लेन होगा ये ट्रांसवर्स प्लेन होता है। तो ये बहुत इजी सा प्लेन है, आपको समझ में आ गया हो। लास्ट जो प्लेन अपने को ध्यान रखना है, जो मुख्य मुख्य प्लेन अपने को ध्यान रखने, लास्ट लास्ट वाला है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन क्या होता है? फ्रंटल प्लेन, अब फ्रंटल प्लेन में आपको बताता हूं कैसे होता है। एक बार मैं जानवर बनाता हूं, टूटा फूटा जो भी है। ये कोई जानवर है, ठीक है, और थोड़ा ये सही नहीं बना, और ये जानवर की बीचों बीच वाली अक्ष है, और ये इसके समानांतर वाली कौन सी है? पैरामीडियन है। ये बीचों बीच वाली कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल। जानवर सही बनाया नहीं मैंने, थोड़ा जानवर सही बनाते हैं। कुत्ता ही बन सकता है मेरे हाथ से, और तो कुछ बनना नहीं। मैं यही बना देता हूं आपको। चलो ये कुत्ता बन गया, ठीक ठीक है, कुत्ता बन गया। जैसे भी पूछे इसकी आप एडजस्ट करो। तो इसके बीचों बीच मैंने बताया ना ऐसे, ये वाला, ये बीचों बीच वाला जो शरीर को दो बराबर भागों में बांटता है, इस शरीर को दो बराबर भागों में बांटने वाला है, इसको अपन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन बोलते हैं। इसके कोई समानांतर स्थित हो उसको अपन पैरामीडियन बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के समकोण पर, इन दोनों प्लेन के समकोण पर कोई प्लेन हो, तो वो दोनों के समकोण पर प्लेन कैसे होगा? ऐसे होगा। अब मेरा हाथ जो काट रहा है वो कोण देख लो, इसके मध्य और इस मेरे हाथ के मध्य का कोण जो है वो 90 डिग्री था। इस तरह का 90 डिग्री के कोण पर इस तरह के प्लेन को अपन फ्रंटल प्लेन बोलते हैं। अर्थात ऐसा प्लेन जो कि लॉन्गिट्यूडनल मीडियल लाइन को हॉरिजॉन्टल काटता है, हॉरिजॉन्टल काटता है, क्षैतिज काटता है, हॉरिजॉन्टल काटता है, या यूं भी बोल सकते हो कि ऐसा प्लेन जो लॉन्गिट्यूडनल मीडियल प्लेन और पैरामीडियल प्लेन के समकोण पर स्थित होता है उसको भी फ्रंटल प्लेन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा प्लेन, ऐसा प्लेन जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल, जो लॉन्गिट्यूडनल मीडियन प्लेन को हॉरिजॉन्टल काटता है, हॉरिजॉन्टल काटता है। या आप क्या लिख सकते हो कि ये प्लेन जो है, ये ये प्लेन जो है वो 90 डिग्री के कोण पर है, समकोण पर है। कौन कौन से? इन दोनों प्लेन के। अर्थात ऐसा प्लेन जो लॉन्गिट्यूडनल मीडियन प्लेन व पैरामीडियन प्लेन, पैरामीडियन प्लेन के समकोण पर स्थित होता है, के समकोण पर स्थित होता है। ये दोनों तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हो। या तो ऐसा प्लेन जो लॉन्गिट्यूडनल मीडियन लाइन को हॉरिजॉन्टल काटता है, या ऐसा प्लेन जो लॉन्गिट्यूडनल मीडियन प्लेन के भी समकोण पर स्थित हो तथा पैरामीडियन प्लेन के भी समकोण पर स्थित हो, तो उसको फ्रंटल प्लेन बोलते हैं। तो ये चार प्लेन आपको समझने थे। कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है?
चलो आप बच्चे कम ही हो, फिर भी मैं आपको एक सूचना दे देता हूं कि बार बार आप लोगों की जो है ऑफलाइन कोचिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है कि ऑफलाइन कोचिंग खोली जाए। तो अपन बहुत ही जल्द या परसों आपको जो है पूरी की पूरी ऑफलाइन कोचिंग जहां पर भी अपनी होंगी उसका पूरा एड्रेस वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, सीकर के अंदर ही ऑफलाइन कोचिंग अपन खोलेंगे। तो अगर कोई इच्छुक हो ऑफलाइन के पढ़ने के, तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी अपन जो है 2 तारीख को अपनी वहां पर क्लास शुरू हो जाएंगी। जैसे 1 तारीख को गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया है कि 1 तारीख से कोचिंग संस्थान वगैरह खुल सकती है, तो अपन अगर इस गाइडलाइन में कोई भी किसी प्रकार का अगर चेंज नहीं होता है तो 2 तारीख को, अगली 2 तारीख को, अगस्त के बाद में सितंबर आती है, सितंबर की 2 तारीख को यानी कि आज से 10-12 दिन बाद में जो है अपन ऑफलाइन कोचिंग शुरू कर देंगे। और बुधवार को यानी कि कल और परसों, मंगलवार और परसों के बुधवार के दिन आपको जो है पूरा एड्रेस और कोचिंग का जो है सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों को ये बता दें कि जो ऑफलाइन पढ़ने के इंटरेस्टेड है, जिनको सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ना है, उनके लिए भी अपन सुविधा लेके आते हैं। ठीक है, आगे की तरफ थोड़ी टर्मिनोलॉजी और अपन देखते हैं, कुछ टर्म्स और हैं। प्लेन अपने 4 पढ़ लिए, बहुत है। आगे एक आती है आपके डेफिनेशन आती है ऑस्टियोलॉजी क्या है। तो आप सभी को पता है स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी होता है। छोटी सी शब्द है, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी क्या होता है, तो ये भी आपको पता है, स्टडी ऑफ जॉइंट। वन वर्ड है, ये बहुत इजी है, कई बार एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। आर्थ्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ जॉइंट। मायोलॉजी क्या होता है, तो ये आपको पता ही है, स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स। मांसपेशियों का जो अध्ययन है वो आपका क्या होता है, मायोलॉजी कहलाता है। स्प्लेंचोलॉजी क्या है, तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले आंत्रांगों का अध्ययन, आंत्रांगों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स मतलब आंत्रांगों का अध्ययन, आंतरांगों का, आंतरांगों का अध्ययन जो है वो स्प्लेंचोलॉजी कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंजियोलॉजी भी आ सकता है, ये छोटी छोटी लॉजी है। एंजियोलॉजी का मतलब हार्ट और वेसल्स, स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय एंड जो रक्त वाहिनियां हैं, वेसल्स का जो अध्ययन है वो आपका हार्ट और वेसल्स का अध्ययन जो है वो एंजियोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी आपको पता ही है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी सबको पता है। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का अध्ययन जो है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है, सबको पता है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी ये आपको पता है सबको। और एस्थेसियोलॉजी, एस्थेसियोलॉजी तो इसके अंदर आता है स्टडी ऑफ द ऑर्गन ऑफ स्पेशल, द स्टडी ऑफ ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस, विशिष्ट संवेदनाओं का अध्ययन जो है वो एस्थेसियोलॉजी कहलाता है। तो ये कई बार इजी आ जाती है, हड्डियों का अध्ययन, जॉइंटों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन, आंतरांगों का अध्ययन, हृदय मसल्स का अध्ययन, नर्व तंत्रिका तंत्र और स्पेशल सेंस का अध्ययन जो है एस्थेसियोलॉजी कहलाता है। ये इजी सी डेफिनेशन है, ये शायद आपको ध्यान में रखनी है। बाकी की क्लास जो है मैं आपको टाइम टेबल डेली कितनी बजे अपनी लाइव क्लास होगी वो टाइम टेबल मैं जो है चैट के थ्रू आपके पास पहुंचा दूंगा। आप सभी को बोले कि एनाटॉमी की क्लास हो रही है, सभी ऑनलाइन ले, अब हल्के में नहीं ले, वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहे उसके लिए भी अपनी सुविधा अपन चालू कर रहे हैं सीकर जिले के अंदर। और कोचिंग का जो एड्रेस वगैरह है वो बुधवार को आपको सबको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, बढ़िया टीचिंग फैकल्टी है, बढ़िया
और एक चीज और है, अपने जीके के जो अपन यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो नहीं है, वो टीचर नहीं है, स्पेशल टीम है अपनी जीके की, जियोग्राफी कल्चर हिस्ट्री के लिए अपन ने स्पेशल बढ़िया क्वालिटी की जो है वो टीम रखी है। अपन क्वालिटी के साथ तो समझौता कर ही नहीं सकते, बाकी और नेट की क्वालिटी के साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन अपना अध्ययन की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। शानदार आपको सब कुछ मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।